स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 4 अप्रैल को बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो 4 अप्रैल को आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों का 70 में 70 नंबर आए। इसके लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका सलूशन मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2019 का मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, जो साइंस का होता है, ठीक है। साइंस का जो 2019 में जो पूछा गया था मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ और इसका सलूशन भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 2019 का विज्ञान का पेपर किस प्रकार था। सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा 4 अप्रैल को, वो इसी पैटर्न पे आप लोगों का पूछा जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में 3 खंडों में विभाजित होगा उसी प्रकार से ये भी 3 खंडों में विभाजित है। पहला हमारा का है, ठीक है। देखिए अब मैं आप लोगों को बताऊँ क्वेश्चन नंबर पहला का खा गा 4 प्रश्न है, जो एक नंबर के यानी 4 नंबर का पहला प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर न्यूमेरिकल जो भी रहता है, ठीक है, यानी 2 नंबर के हिसाब से अपना जो सेटल करके दिया होगा, न्यूमेरिकल हो गया या फिर 2 नंबर लाए कोई क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का कह रहा है एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है जिसकी क्षमता यानी P बराबर कितना दिया है +1 डायोप्टर दिया, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो हमें पता है P बराबर 1/F होता है, पता, ठीक है। P बराबर 1/F होता है, यही क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो हमारा सूत्र है यही होता है, ठीक है, P बराबर 1/F। तो देखिए P बराबर 1/F होता है तो P के स्थान पे रखेंगे 1 डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद 1/F, ठीक है। अब इसे इधर करेंगे, इसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1 डायोप्टर, ठीक है। तो 1 डायोप्टर हो जाएगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, ठीक है, यानी ये हमारा मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। तो F बराबर हो जाएगा, जब मीटर को हम लोग ये हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो F बराबर 1 मीटर है, तो इसे हम लोग 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। यानी 1 डायोप्टर, यहाँ देखिए आप लोग समझिए मैं बताता हूँ। P बराबर दिया है 1 डायोप्टर, ठीक है, और F बराबर पूछ रहा है तो P बराबर होता है 1/F, ठीक है। तो P का मान दिया 1 डायोप्टर 1/F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे इधर गुणा होगा या फिर F में 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर होगा, ठीक है। तो F बराबर 1 मीटर, तो F बराबर मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो हमारा F का मान पता चलेगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा, F बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर ऑप्शन में है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर में होता है, जैसे 1 मीटर यहाँ ऑप्शन होता है हमारा तो 1 मीटर वाला होता है, क्योंकि और ये सेंटीमीटर वाला तब नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। तो या फिर 1 मीटर होगा या फिर 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में हमारा 100 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 100 सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट करके अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसी प्रकार से हमारा दूसरा है, करा स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की है यहाँ को लिखा है, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो देखिए इसमें स्पष्ट आँख की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, 25 मीटर भी दिया गया है इसमें, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है हमारा कह रहा गा वाला, कह रहा लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है। लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, तो स्टूडेंट जो लघुपथन के समय होता है वो परिपथ का में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या है, B बराबर IR। इसके अनुसार विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ क्या होता है, तो उसके अनुसार जो धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ होता है स्टूडेंट वो लगातार बदलता रहता है, ठीक है। इसका कन्फर्म करके आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हमारा यहाँ यानी ये आप लोगों का एक होमवर्क है, ये होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। सरल रेखा में है, वृत्त में है, अर्धवृत्त में है, लगातार दिशा बदलती रेखा है, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। चलिए अब देखिए
अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रकाश प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल पूछ रहा है कांच में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट, इसे हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा दिया अपवर्तनांक। वायु में अपवर्तनांक क्या दिया हमारा, लिखेंगे वायु में अपवर्तनांक यहाँ ऊपर लिखें वायु में अपवर्तनांक कितना दिया हमारा 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 दिया है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ दिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ये पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए इसमें कांच में प्रकाश की चाल, एक सूत्र होता है कि वायु के सापेक्ष, यानी वायु में अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, यानी वायु में देखिए दिया हमारा किसके सापेक्ष दिया, देखो वायु से प्रकाश, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो लिखेंगे हम लोग सूत्र कि ये हमारा सूत्र है। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल। यहाँ निर्वात दिया तो हम लोग निर्वात लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो हमारा देखिए वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया हम लोग रखेंगे, वायु के सापेक्ष हमारा अपवर्तनांक दिया है 1.5, यहाँ ऊपर लिखें। देखिए इधर, ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5। ठीक है, स्पेस कम स्टूडेंट। देखिए 1.5 इज इक्वल दिया है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ दिया। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल पूछा, तो कांच में प्रकाश की चाल यहाँ लिखेंगे प्रकाश की चाल। अब देखिए इसे हम लोग नीचे लेकर आएंगे और इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। ये मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸/1.5। ठीक है, 1.5। अब इसे हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 × 10⁸, या फिर हो जाएगा 2 × 10⁷। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2 × 10⁷। ठीक है, यानी 2 × 10⁷ हो गया इसका आंसर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन था इसी हिसाब से। ठीक है, यानी इसमें सूत्र याद रहेगा आप लोगों को, तो आसानी से आप लोग ये नंबर पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मैंने इससे पहले ही वीडियो बनाया था तो उसमें नेत्र की समंजन क्षमता बताया था। ठीक है, यानी नेत्र की समंजन क्षमता क्या किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेत्र की समंजन क्षमता वह समंजन क्षमता होती है जो अपने निकट, नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग लिख देते हैं
तो आप लोगों की जो मार्क है 2 नंबर, देखिए 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। यानी नेत्र की समंजन क्षमता वह नेत्र की क्षमता है जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर खा जो है सिंपल भाषा में समझ गएंगे। चलिए जो गा है 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा गया है, हम लोग करते हैं। क्या दिया स्टूडेंट, हमारा दिया किसी वैद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित परिपथ में आवेश की गणना कीजिए। देखिए आई बराबर क्या दिया है हमें 0.5 एम्पियर और टी बराबर कितना दिया है 10 मिनट है, तो हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणे 60 यानी 600 सेकंड हो जाएगा। अब हमें आवेश गणना करा तो Q बराबर IT होता है, तो Q बराबर I का मान कितना दिया है 0.5 गुणे 600, ठीक है। तो Q बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो एक 0 से दशमलव हटेगा, 6×5 30 यानी 300 कूलाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 300 कूलाम हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, यानी यहाँ 300 कूलाम हम लोग लिखते हैं, कूलाम। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार से 300 कूलाम हो जाएगा। सूत्र पे रखना केवल सिंपल है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग जो हमारा नेक्स्ट है यानी तीसरा क्वेश्चन, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए करा कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर वस्तु से लेंस की दूरी पर रखने उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने लेंस में उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से करना है। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। देखिए फोकस दूरी दिया है, अवतल लेंस है, देखिए अवतल लेंस है तो यह बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है। ठीक है, तो -15 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब लेंस से कितने दूरी पर, तो यहाँ U दिया है, ये हमारा कितना दिया है -10 अवतल लेंस है ना, देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ माइनस में नहीं रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट यहाँ पर यहाँ है हमारा किसी यल लंबाई तथा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के तार के प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य प्रतिरोध क्या होंगे जिसकी लंबाई 1/2 L/2 तथा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, देखिए पहला हमारा लंबाई और अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद था, तो उसका जो प्रतिरोध था, ठीक है, वो 4 ओम था। तो अब ये जो उसकी लंबाई है L/2 तथा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल 2 ये है, तो इसका प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लंबाई यानी L जो हमारा ये और अनुप्रस्थ का, तो उसका प्रतिरोध यानी R बराबर ρL/, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र होता है। तो पहले जो हमारा यल लंबाई था और क्षेत्रफल ये था, तो उसका प्रतिरोध 4 ओम था। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उसकी जो लंबाई हो L/2 कर दिया जाए और प्रतिरोध 2 ये कर दिया जाए। जो उसकी लंबाई है वो L/2 कर दिया जाए, प्रतिरोध 2 ये कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध देखिए, इसका प्रतिरोध बराबर हम लोग उसका प्रतिरोध करेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए यानी R बराबर ρL/, बराबर R बराबर ρL/, ठीक है, या फिर L1 A1, ठीक है, R1, ठीक है, रो तो समान रहेगा L2 A2, ठीक है, और R2, रो से रो कट जाएगा। ठीक है, R का मान पहले हमारा कितना दिया है, R का मान 4 ओम दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4, L का मान L1 का मान L और क्षेत्रफल का मान यानी ये दिया है। और दूसरे में हमारा जो है R पूछ रहा है। ठीक है, दूसरे में हमारा R पूछ रहा है, तो हम लोग इसे R किस प्रकार से निकालेंगे, 4 यानी भाग दे देंगे, 4 बराबर ρL/, अपान R बराबर ρL/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आर यहाँ से हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 4 बराबर यल अपान ये, और यहाँ हमारा क्या बचा, आर बराबर यल अपान 2 ये हमारा बचा, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर नहीं जाएगा ये इसके नीचे बटे 1 लिख के ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 बराबर यल अपान ये, और आर बराबर बटे में आर बराबर यहाँ हमारा था यल अपान 2, तो नीचे भी 2 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यल अपान 2 और 2 ये यानी 4 ये यहाँ हो जाएगा। अब फिर देखिए ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये आर जो है ये भी यहाँ जाएगा। तो 4 आर बराबर हो जाएगा हमारा 4 ये यल अपान यल इंटू ये, तो यल से यल हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये से ये ख़त्म हो जाएगा। तो 4 आर बराबर आर हो 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कटेगा, यानी आर बराबर 1 ओम आ जाएगा, यानी जो दूसरा आर पता चलेगा हमें 1 ओम पता चलेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अथवा करके दिया, उसे नहीं आता तो आप लोग इसे कर लीजिए। चलिए मैं इसे बता देता हूँ, इसे नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, तो ये वाला बताता हूँ, ठीक है। कह रहा कि 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल उष्मा हो तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम लोग किस प्रकार इसे ज्ञात करेंगे। देखिए आर बराबर कितना दिया हमारा, 4 ओम दिया है, प्रति सेकंड टी बराबर 1 सेकंड दिया, ठीक है, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, और उसमें एच बराबर कितना दिया हमारा, एच बराबर 400 जूल दिया, ठीक है। तो हमें आई बराबर पूछ रहा है और बी बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें एक सूत्र पता है स्टूडेंट कि देखिए हमारा जो दिया है यहाँ लिख दें पहले, आर बराबर 4 ओम, टी बराबर 1 सेकंड, ठीक है, और एच बराबर 400 जूल। तो हमें सूत्र पता है कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आर टी। तो हमारा जो वैल्यू दिया है 400 दिया है एच का मान, आई स्क्वायर का मान हमें नहीं पता है, यानी आई का मान हमें निकालना, आर का मान 4 दिया है, ठीक है, गुणे टी का मान 1 दिया है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब देखिए इसे 4 से इधर काटेंगे तो इधर हो जाएगा 100 बराबर, यहाँ 1 का गुणा आई में होगा तो आई स्क्वायर ही होगा, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट में आ जाएगा 100 आई, तो आई बराबर यहाँ से हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा, यानी 10 एम्पियर, यानी आई का मान 10 एम्पियर पता चला। अब हमें देखिए आर का मान 4 ओम है और आई का मान 10 एम्पियर, तो हमें पता है एक फार्मूला ओम का नियम वाला कि बी बराबर आई आर, ठीक है, बी बराबर आई आर। तो बी का मान ज्ञात करना है, आई का मान पता हो गया, तो बी बराबर आई का मान है हमारा 10 गुणे 4, यानी आर का मान 4 है, तो बी बराबर 40 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा निम्नांकित आरेख खींचकर वैद्युत डायनेमो सिद्धांत तथा कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप लोग जाइए और देखिए जो इसका नामांकित चित्र वाला, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अथवा, इसमें भी अथवा करके दिया, देखिए नीचे अथवा लिखा है 7 नंबर में। चलिए अथवा वाला हम लोग करते हैं। अथवा में क्या पूछ रहा है, कह रहा तुल्य प्रतिरोध, इसमें हमें तुल्य यानी टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस किस प्रकार बताएंगे, देखिए इसे मैं मानता हूँ R1 और इसे R2 और इसे R3, ठीक है। तो हम लिखेंगे R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब R बराबर हो जाएगा R2 प्लस R3, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा हमारा 2 + 2 बराबर 4 ओम पता चल गया। अब 4 ओम में टोटल पता चल गया। अब जो R1 हुआ और R हमें जो प्राप्त हुआ यह समांतर क्रम में है, तो 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1/R डैश का मान हम लोग किस प्रकार निकालेंगे कि 1/R का मान हम लोग निकाले हैं यहाँ कितना 4 ओम, प्लस 1/R का R1 का मान है 4 भी, तो 4 जब हमारा हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2, या फिर R का जो R टोटल R का मान पता चलेगा वो हमारा कितना पता चलेगा स्टूडेंट, 2 ओम पता चलेगा, ठीक है।
1 बटा 2 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध है हमारा कितना पता चला, 2 ओम पता चल गया। अब परिपथ में कुल धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है, परिपथ में कुल धारा का मान पूछ रहा है, तो धारा यानी B बराबर दिया है तो हम लोग धारा निकालेंगे। R बराबर जब 2 ओम है और B बराबर भी 2 ओम है तो धारा हमें कितना निकालना है, I बराबर होता है B/R, ठीक है, I बराबर होता है हमारा B बराबर, देखिए हमारा जो ओम का नियम होता है क्या, B बराबर IR होता है, तो I का मान निकालेंगे तो B/R हो जाएगा, ठीक है, I का यहाँ से, तो B का मान दिया है 2 वोल्ट तो रख देंगे 2 वोल्ट, और R का मान हमने निकाला है 2 ओम है तो 2 ओम में कट जाएगा, ठीक है, यानी I का मान कितना होगा 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर हो जाएगा, यानी R बराबर 2 ओम और I बराबर 1 एम्पियर। अब फिर क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, यहाँ हमारा 2 ओम 1 एम्पियर और कह रहा है AB के बीच विभवांतर पूछ रहा है, ठीक है, AB ये और B के बीच, तो हमें R का मान जो है वो हमें कितना लेना है, 4 ओम लेना है। जब विभवांतर निकालेंगे तो R का मान 4 ओम लेना है, तो R बराबर 4 ओम लिखेंगे और I का मान 1 ओम 1 एम्पियर लिखेंगे, तो B का मान होता है B बराबर IR होता है, तो B बराबर I का मान कितना दिया है 1 गुणे R का मान 4 दिया है, तो B बराबर 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो AB के बीच कितना विभवांतर होगा 4 वोल्ट। तो आई होप आप लोग जो तीनों क्वेश्चन था उसका आंसर आसानी से लाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा खंड खा की तरफ बढ़ते हैं, यानी फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल रहा है। देखिए मैं एक नहीं अथवा करके जो दिया उससे बताता हूँ, ठीक है, देखिए इसमें केवल ये चौथा क्वेश्चन नहीं बताया, ठीक है, और जो टोटल था मैंने टोटल क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से, कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान आप लोग को पता होगा क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है स्टूडेंट, 7 से कम होता है। तो आई होप आप लोग जानते होंगे। चलिए इसी प्रकार से हमारा कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमारा क्या है 2 है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यूरेनियम है, जो यूरेनियम है ये क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यूरेनियम क्षार धातु है या आधातु है, रेडियो एक्टिव तत्व है या गैस है, ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5वां जो हमारा था, 5वां यही था, 6वां की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए करण निम्नलिखित की संरचनात्मक सूत्र लिखिए, यानी संरचनात्मक प्रोपेन टू आल हमें लिखना है। तो इसका देखिए प्रोपेन मेथ एथ प्रोप, यानी 3 रहेगा, 2 है, 2 ऑल लगा है तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे OH, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे OH समूह, ऑल लगा है यानी 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन प्रोपेन ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। या फिर इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये प्रोपेन टू ऑल का सूत्र है, ठीक है। या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं CH3CH, ठीक है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ठीक है, CHOH CH3, ठीक है। या फिर इसे हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं कि CH3 CH2O CH3, इस प्रकार से भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। या फिर और इस प्रकार से किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 कार्बन तो लिखेंगे C3 H कितना है ये 6 यानी 6 2 8 C3H8 वो भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोपेन टू ऑल का जो संरचनात्मक सूत्र है C3H8 वो है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट जो है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल है। तो प्रोपेनोइक अम्ल है तो मेथ एथ प्रोप, H यहाँ लगाएंगे, H यहाँ भी लगाएंगे, H यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक है तो COOH यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, और यहाँ हाइड्रोक्सी है तो यहाँ OH हम लोग लगा देंगे, ठीक है। हाइड्रोक्सी है तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे OH,
और उसके बाद यहाँ हमारा हो जाएगा H और यहाँ हमारा हो जाएगा H, यानी इसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि CH3 CH2O COOH, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर जो H है एक साथ उसे लें, H जो है हमारा एक साथ उसे लें तो क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 तो C3H6 और 1 2 O3 ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का जो सूत्र होगा ये हमारा हो जाएगा C3H6O3, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट जो हमारा उसके तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अथवा करके भी दिया है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा था अथवा लेकिन मिट गया, ठीक है। अथवा करके दिया, इसे नहीं आता है तो नीचे वाला आप लोग कर सकते हैं। तो एक हम लोग कर लिए हैं, अब आप लोग करिएगा, ठीक है। मेथेन का दहन कराया जाता है, तो मेथेन का दहन किस प्रकार, मेथेन CH4 दहन किसके प्रेजेंट में होगा हमारा, O2 के प्रेजेंट में होगा, तो क्या बनेगा हमारा CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है, H2O बनेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। CO2 जल नहीं बनेगा इसमें, H2 गैस निकलेगा यहाँ, ठीक है स्टूडेंट। CH4 प्लस H2 गैस यहाँ पर निकलेगा। तो आई होप इसे समझ गए होंगे। मेथेन का दहन कराया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैं बताता हूँ मेथेन के दहन, CH4 यहाँ है, हमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम लोग कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा CO2 प्लस CH2 गैस निकलेगा, इसे हम लोग बैलेंस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारा दूसरा एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है। तो इस एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल प्लस एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ठीक है। ये हमारा जब C2H5OH और CH3 आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसका क्या बनेगा, देखिए इसका हमारा जो है C2H5 इधर लास्ट तो हमारा क्या बन जाएगा COH का होल ट्वाइस ये बनेगा हमारा, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का ये नहीं यहाँ पर देखिए हमारा COH का होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बचा हमारा, देखिए ये और ये हमारा चला गया यहाँ पर, इतना ये हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ, COOH का होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा जो है COOH का होल ट्वाइस ये हमारा बनेगा, देखिए क्योंकि दो इधर है ये तो दो हाइड्रोजन इधर है, एक ऑक्सीजन यहाँ हमारा ये बच जाएगा, तो इधर COOH का होल ट्वाइस बनेगा प्लस यहाँ क्या बनेगा, क्या क्या बचा C2H5 और CH3, तो यहाँ बन जाएगा C3 यहाँ बनेगा C3H8 प्लस COOH का होल ट्वाइस इसका बनेगा, ठीक है। अब आई होप देखिए स्टूडेंट एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को एसिटिक अम्ल कह रहा था यहाँ, सॉरी देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है, HCl एसिटिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। तो एथिल एल्कोहल जब HCl से क्रिया करेगा, मैंने एथेनोइक जो एथिल एल्कोहल था, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है एसिटिक अम्ल, सही है हमारा जो देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। और यहाँ देखिए एथेनोइक अम्ल कहते हैं, तो एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा हमारा, यही एथिल एल्कोहल को ही एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, सॉरी एथेनॉल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल यही एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका आप इसी नेम देखें तो मेथ एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करेगा यानी एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ये सब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए लास्ट में हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, OH और COOH से क्या बनेगा COOH का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। प्लस यहाँ हमारा क्या बनेगा Na, यहाँ हमारा बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस बना, उसके बाद बनेगा NaCH3 बन जाएगा, ठीक है।
NaCH3 ये बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है या नियम क्या है, लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण विकर्ण संबंध को समझाइए, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं कि इसमें तत्वों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते ही क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण संबंध यानी विकर्ण संबंध में हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग विकर्ण संबंध किसे कहते हैं कि वर्ग 2 के तत्व, वर्ग 2 के तत्व वर्ग 3 के तत्व के वर्ग 3 के तत्वों से अपना विकर्ण संबंध बताते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं कि वर्ग 2 के तत्व, ठीक है, सॉरी वर्ग कह रहा हूं, आवर्त 2 के तत्व, आवर्त 2 के तत्व आवर्त 3 के तत्व से अपना विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो आवर्त 2 में हमारा लिथियम आएगा, तो लिथियम का जो विकर्ण संबंध होगा इस प्रकार से हमारा यहाँ लिखेंगे आवर्त 2 और आवर्त 3, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 3 है हमारा, इस प्रकार से हम लोग इसे बनाएंगे। अब यहाँ हमारा 1 रहेगा, यहाँ लिथियम से शुरू होता है और यहाँ देखिए जो हमारा होता है बेरिलियम है ना, लिथियम जो मैग्नीशियम से दर्शाता है अपना, तो लिथियम है तो यहाँ Na रहेगा और लिथियम, देखिए यहाँ Na है, यहाँ बेरिलियम, लिथियम के बाद जो हमारा आता है देखिए Na, यहाँ मैग्नीशियम रहेगा। तो ये जो लिथियम है इस प्रकार से अपना विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से दर्शाएगा। तो देखिए इसे हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, यानी विकर्ण संबंध ये इस प्रकार से ऐसे करके यहाँ दर्शाया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, विकर्ण संबंध। तो आई होप आप लोग समझ गएंगे। चलिए इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी अगला, ठीक है, अगला उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधि है, रासायनिक विधि है लिखना है। उसके बाद फिर अगला हमारा क्रियात्मक समूह को समझाइए। क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट क्रियात्मक समूह जो हमारा होता है वो ये COOH ये क्रियात्मक समूह है, OH क्रियात्मक समूह है, ठीक है। उसके बाद वो हमारा ये भी क्रियात्मक समूह, ऑक्सी लगता है, कीटोन है ये भी हमारा क्रियात्मक समूह, ठीक है। और फिर हमारा क्या है CHO है ये भी क्रियात्मक समूह है, SO2 है ये भी क्रियात्मक समूह है, ठीक है स्टूडेंट। CN है ये भी क्रियात्मक समूह है, NC ये भी क्रियात्मक समूह है। लेकिन ये सब जो है ये हाई स्कूल में केवल यही है, ये ओ भी नहीं है, ये ऑक्सी यहाँ जुड़ता है इसमें, ये ओ भी नहीं है, इसमें केवल यही 4 ही क्रियात्मक समूह है, COOH, OH, CHO और हमारा क्या कीटोन जो होता है ये भी रहता है। यानी यही 4 ही क्रियात्मक समूह हाई स्कूल में है, तो ये क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। अब कॉपर के एक अयस्क का नाम और सूत्र बताना है। तो कॉपर का एक अयस्क हमारा हो जाएगा ऑक्साइड अयस्क या सल्फाइड, जिसका सूत्र हमारा क्या है Cu2, वो ये हमारा ऑक्साइड अयस्क का सूत्र है, और Cu2S ये हमारा सल्फाइड अयस्क का सूत्र है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कॉपर के 2 ऑक्साइड हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। जो सजातीय श्रेणी होता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है, साबुनीकरण क्या है। तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने जो मेथेन का दहन करवाया स्टूडेंट ये अथवा करके ही दिया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, पूरा क्वेश्चन हो गया, ये अथवा करके दिया था, मैंने इसे पहले करवा दिया, ठीक है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था यहाँ पर समाप्त हो गया, जो हमारा केमिस्ट्री पार्ट था वो समाप्त हो गया। चलिए हम लोग खंड ग की तरफ यानी जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी पोर्शन पे बनते हैं, चलते हैं, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो जाइलम होता है हमारा, जो हमारा जाइलम होता है स्टूडेंट, ये पादप यानी पौधों में क्या करता है, जो जाइलम होता है हमारा ये पौधों में क्या करता है, तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जल का वहन करने में। जाइलम जल का वहन करता है और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वहन करता है। तो जाइलम किस लिए उत्तरदायी स्टूडेंट,
वो हमारा जल के लिए उत्तरदायी है, जल का वहन करने में। चलिए उसी प्रकार से मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय संपंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मस्तिष्क इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागकण। तो पराग कोश में स्टूडेंट हमारे होते हैं परागकण। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समजात अंगों के उदाहरण क्या हैं? हमारे हाथ कुत्ते के अग्रपाद, हाँ हमारे दांत हाथी के दांत, आलू व घास की ऊपरी भूस्तरी, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी समजात अंग के सभी ये उदाहरण हैं। अब आगे हमारा स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? कि स्वपोषी पोषण व पोषी पोषण कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो जाएंगे, पेड़ एग्जाम्पल में पेड़ पौधे, यह स्वपोषी हो जाएंगे, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं वायु की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति भी रहती है, यानी जो हमारा फोटोसाइंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की भी उपस्थिति होती है, उसी के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इसे उतना नहीं लिखना हमें, इसमें स्वपोषी पोषण क्या है उदाहरण देकर समझाइए। तो स्वपोषी पोषण का जो परिभाषा होगा ये हो जाएगा कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मस्तिष्क के कितने भाग हैं? अनिच्छेदित क्रियाएं जैसे रक्त दाब, लार आना तथा वमन किस भाग में नियंत्रित है? तो मस्तिष्क के आप लोग 4 भाग जानते होंगे, 4 भाग भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है। पुष्प का जो अनुदैर्ध्य काट का चित्र स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से रहता है, मैं आप लोगों को यहाँ बना के बताता हूँ, ठीक है। आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमारा मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो देखिए मेंडल के प्रभाविता के नियम में हमें जो ये लिखा है, मेंडल के प्रभाविता के नियम से आप क्या समझते हैं? द्विसंकर क्रॉस की सहायता से इसका चित्र स्पष्ट करिए, इसका चित्र भी बनाना है, और मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था इसे भी हमें लिखना है। तो देखिए इसमें जो मेंडल का प्रभाविता का नियम था इसमें बताया गया कि जीवों में सभी लक्षण इकाई के रूप में होते हैं, इन्हें कारक तथा जीन कहते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण कारकों के एक युग्म से नियंत्रित होता है। वास्तव में इसमें एक कारक मात्रिक तथा दूसरा पैतृक होता है। युग्म के दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं, किंतु उनमें से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, दूसरा छिपा रहता है। जब विपरीत वाले पौधे के बीच संकरण कराया गया तो उनकी संतानों में इन लक्षणों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है, दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। देखिए ये मेंडल के जो प्रभाविता नियम इसमें ये बताए थे कि यदि 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाए, ठीक है, इसमें यदि संकरण कराया जाए पौधों के बीच, जब 2 पौधों के बीच संकरण कराया जाएगा स्टूडेंट, तो उसमें से देखिए यानी 2 पौधे नहीं एक ही पौधा रहेगा, तो उसमें जो संकरण कराया जाएगा तो जो उसके माता पिता का लक्षण रहेगा उसमें केवल उसे या तो माता का गुण उसमें रहेगा या तो पिता का गुण रहेगा। यही प्रभाविता के नियम में बताया गया, यानी दोनों जो गुण होते हैं यानी उन दोनों के गुण एक ही में परिलक्षित नहीं होंगे, यानी दिखाई नहीं देंगे, एक दिखाई देगा तो एक छिपा रहेगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा जो कह रहा है जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनता है। तो देखिए जीवाश्म किसे कहते हैं, तो और सिंपल है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, आप लोग आसानी से इसे लिख देते हैं। देखिए जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनता है। तो देखिए जीवाश्म यानी जीवों के अंश को जीवाश्म कहते हैं। आप लोग सिंपल भाषा में इसे लिख सकते हैं कि जीवों के अंश को जीवाश्म कहते हैं। ये कैसे बनता है पूछ रहा है, तो देखिए ये कैसे बनता है। हजारों साल पहले, देखिए इसमें जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर अहंकार मचा था, जब हजारों साल पहले पृथ्वी पर हाहाकार मचा था, तो उसमें हाहाकार मचने के परिणाम स्वरूप ये जो पृथ्वी थी ये पलट गई थी। पलटने के कारण जिसमें जो हमारे जीव जंतु थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु होने के बाद उसके बाद हजारों साल पहले उन्हें देखा गया, तो उनकी जो अंश है यानी जीवों के अंश को जीवाश्म कहते हैं। तो जो अंश बचा था वही जीवाश्म कहलाता है। और कैसे बनाते हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट है, कह रहा कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं, इसकी 2 विधियां का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो देखिए जो कायिक परिवर्धन होता है स्टूडेंट,
ये हम बताते हैं कायिक परिवर्धन। देखिए दो विधि इसमें, पहला हमारा होगा कलम लगाना और दूसरा हमारा क्या होगा, दाब लगाना। ये इसकी दो विधियां हैं। ये इसकी विधियों को उदाहरण दीजिए तो दो ही विधि हैं, कलम लगाना और दाब लगाना। ठीक है, देखिए कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं कि बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन यानी आलैंगिक जनन विधि द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पौधे के किसी कायिक अंग जैसे जड़ पत्ती कलिकाओं द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। पौधों में कायिक जनन के दो प्रमुख कलम लगाना और दाब लगाना है। यानी कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं कि बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन के विधि द्वारा इसके अंतर्गत पौधे के किसी कायिक अंग जैसे जड़ और पत्ती कलिकाओं द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कायिक परिवर्धन कहलाता है। इसकी दो विधियां हैं, कलम लगाना और दाब लगाना। कलम लगाने में हम लोग देखेंगे यानी कटिंग। तो कलम लगाने में हमारा क्या हो जाएगा कि इस विधि में तने के कलिका छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। ठीक है, इनके नीचे सिरों को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिनमें कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल जाती हैं और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। गुलाब, कैक्टस, एग्जाम्पल में गुलाब, कैक्टस, अनानास, गुड़हल आदि में हम कलम से पौधे उगाते हैं। गन्ने में कलम के भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में दबा देते हैं। यानी कलम लगाने की दो विधियां हैं। उदाहरण सहित वर्णन करना, तो इसकी विधियों को तो हम लोग वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, दाब लगाने में क्या है कि कुछ पौधे में हम पौधे के किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। दाब लगाने में कि कुछ समय बाद इससे जड़ें निकल जाती हैं और इसके बाद नए पौधे बन जाती हैं। नए पौधे को इसके पैतृक पौधे से काटकर अलग कर देते हैं। यह वृद्धि करके पूर्ण रूप से पौधा बन जाता है, जैसे बेला, चमेली, कनेर आदि में यह विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख देते हैं तो 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट, हमारा यहाँ है एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके क्या उपयोग हैं। तो देखिए ये अथवा करके दिया है इसमें, यह भी 4 नंबर का है। तो एक ही आप लोगों को लिखना है, तो एक ही चाहे जो आप लोग लिख सकते हैं। एटीपी के बारे में इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ कि जो एटीपी का फुल फॉर्म होता है ये होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है तो इसके बारे में आप लोग खोजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बता दिया तो एक ही लिखना रहता है। इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसका उपयोग, तो ये आप लोग खोजिएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट है, देखेंगे हम यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा कि प्रदूषण क्या है। गंगा का प्रदूषण आज की भीषण समस्या है। इसे रोकने के लिए क्या विधियां अपनाई जाती हैं। एक लेख लिखिए, 7 नंबर में पूछा गया। अब देखिए स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग लिख सकते हैं, इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। प्रदूषण क्या है जानते हैं आप लोग, प्रदूषण क्या है, किस प्रकार से प्रदूषण होता है, कैसे कैसे प्रदूषण होता है। बहुत से प्रदूषण है हमारा। जैसे प्रदूषण में हम देखें तो हमारा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि जो है ये सब हमारे क्या हैं, पर्यावरण प्रदूषण हैं। तो पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित होता है ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें जो हमारा पर्यावरण है ये, अब नदी जैसे गंगा नदी का प्रदूषण आज भीषण समस्या, इसे रोकने के लिए क्या क्या विधियां हैं अपनाई जानी चाहिए। एक लेख लिखिए। तो ये निबंध की तरह आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों का 7 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को इसका बताता हूँ। देखिए प्रदूषण क्या है, गंगा का प्रदूषण आज भीषण समस्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि जो प्रदूषण है वायु, जल तथा भूमि के आवांछित अत्यधिक पदार्थों का एकत्रित हो जाना अथवा पदार्थों की मात्रा अवांछनीय परिवर्तन जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित होता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का जो 2 नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब रोकने की विधियां में 5 नंबर है तो हम लोग इसे लिखेंगे। देखिए गंगा नदी का प्रदूषण जो है नी, पॉल्यूशन ऑफ रिवर न गंगा। ठीक है, इसके रोकने की विधि हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि गंगा अपने देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। कुछ समय पहले तक गंगा जल में खराब ना होने के कारण गुण था। निर्मल जल वाली यह नदी अपने देश में 5 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
इस पवित्र मानी जाने वाली नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी के रूप में होता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा और मंदाकिनी से जुड़कर यह गंगा बन जाती है। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह लगभग 2500 किलोमीटर से भी अधिक का सफर पूरा करती। मार्ग में यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, हरियाली लाती है और उद्योग को जल उपलब्ध कराती है। सीवेज के बिना उपचारित किए गंगा नदी में प्रवाहित करने, नदी किनारे दाह प्रवाह करने, साबुन लगाकर नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, साफ करने व नदी में मात्र एक कूड़ादान के रूप में प्रयोग करने के लिए गंगा मात्र प्रायः हो गई थी। इससे प्रदूषण घातक स्तर पर पहुंच गया था। इससे बायोकेमिकल ऑक्सीडाइमंड यानी BOD बायोकेमिकल ऑक्सीडिमांड, ठीक है, में बेतहास वृद्धि हो रही थी। वह घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही थी। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गंगा सफाई अभियान प्रारंभ हुए। ऐसी एक ही योजना में गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे गंगा एक्शन प्लान क्या है देखेंगे, तो इससे जरूरत नहीं है। यानी गंगा नदी किस प्रकार से प्रदूषित हुई, ठीक है, कि अब इसे रोकने की विधि हम लोग देखेंगे, ठीक है। रोकने की विधि क्या क्या हो जाएगी कि नमामि गंगे कार्यक्रम यानी रोकने की विधि इसकी हो जाएगी। जो गंगा है इसे रोकने की विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं वो उसमें ना फेंकें, कहीं स्वच्छ स्थान पे लेकर जाकर गड्ढा खोद कर उसमें डाल दे जो कूड़ा करकट है। कल कारखानों से धुआं निकलना जिससे हमारा प्रदूषण हो रहा है सभी। तो गंगा के बारे में यानी गंगा प्रदूषण के बारे में आप लोग इतना लिख देते हैं तो 7 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस प्रकार लिखा वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जाता है एक लेख लिखिए। यह भी निबंध की तरह है, आप लोग लिख सकते हैं वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वन संपदा? क्योंकि वन रहेगा तो हमें अच्छी खासी ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं ये भी पूरा हो सकती हैं, अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलेगा। इसके संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? तो संरक्षण के लिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, तभी तो वन संपदा बना रहेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं जो 7 नंबर में है, 7 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैंने फुल सॉल्यूशन बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक ये क्वेश्चन था, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर था। इसमें मैंने जो पहले हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 पार्ट थे, मैंने तीनों का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। हाँ 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है कि उसका सॉल्यूशन आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट करिएगा। और देखिए इसमें जितना मैं इसमें बताएं इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों के 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।